अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 8 की आपकी एसएसटी की बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इसका जल्दी से कंटेंट ओपन करेंगे और एनुअल का सिलेबस मार्क कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर कंटेंट में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एनुअल में आपके क्या क्या चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो इसमें सिलेबस हमने ऑलरेडी मार्क करा रखा है। एक बार फिर से देखिए, एनुअल में हिस्ट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं वो? चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 8 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया था। ये पिछले बार हमने कब किया था, कितने पार्ट्स में? चैप्टर नंबर 8 हमारा पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13 यानी 3 पार्ट में इसकी वीडियो आई होगी, आपने देख रखी होगी। नहीं देखिए तो देख लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 9 हमने ये कट करवा दिया था, काफ़ी लंबा चैप्टर था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा मगर आपको पढ़ना ज़रूरी है, ये आपको पढ़ना चाहिए। नेशनल मूवमेंट है क्या, ठीक है। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमने ये पार्ट नंबर 14 इसका कंप्लीट करा दिया था और हमने कहा था पार्ट नंबर 15 नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं हम इंडिया के अंदर, और 15 इसका यानी पार्ट नंबर 15 हम ये जो हमारा बचा हुआ ये कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी में आइए। ज्योग्राफी में हमारे 2 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है पार्ट नंबर 9 और 10 में। एक चैप्टर रह गया इसका, चैप्टर नंबर 6, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ऐसे सिविक्स में भी हमारे 2 हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 9। एक हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बाकी रह गया चैप्टर 9। ये हमने 8 हटा दिया है, ठीक है। चैप्टर 9 हमारा पार्ट 10 में होगा। सो ये सारे चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहले आ जाते हैं जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, किसका? चैप्टर नंबर 10 का, हिस्ट्री का। कौन सा है? पार्ट नंबर 15। तो पेज नंबर 85 ओपन कर लिया आप सभी लोग, पेज नंबर 85। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा पेज नंबर 85। यहाँ पर ये है हमारा पेज नंबर 85, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पार्ट नंबर 14 में। आपने लिखा भी होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लिए, ठीक है। अगर पार्ट 14 की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लिए। फिर चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, इसमें हमने रिफ्यूज क्राइसिस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में पढ़ा था। इंडिया और जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसके बारे में पढ़ा था हमने। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली सिस्टम, स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के बारे में हमने बताया था कि इसमें क्या बहस हो रही थी, क्या बातचीत आ रही थी, क्या दंगे फसाद हो रहे थे, किस वजह से स्टेट्स में इंडिया के अंदर छोटे छोटे हिस्से क्यों बांटे गए। तो उस ज़माने 562 प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे स्टेट थे। बाद में फिर कुछ को मर्ज किया गया, कुछ को अलग किया गया, कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए, कुछ अपने आप को क्या कहने लगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बताने लगे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी थी। उसके बाद डेथ ऑफ महात्मा गांधी हमने पढ़ा, महात्मा गांधी की डेथ के बारे में। फिर लिंग्विस्टिक स्टेट की क्या, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट की डिमांड होनी शुरू हो गई थी, जिसमें पोटी श्री रमुलू क्या, पोटी श्री रमुलू, इनका रमुलू नाम है, ठीक है, रमुलू, श्री रमुलू। इन्होंने क्या हुआ था, काफ़ी दिन तक क्या हुआ था, स्टारवेशन यानी भूखमरी रहे, भूख की हालत में 58 डेज़ के बाद इनकी मौत हो गई थी। इन्होंने क्या किया था, जैसे हम कहते हैं ना धरने पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल, तो भूख हड़ताल की थी इन्होंने। और ये जो है 58 डेज तक भूखे रहे, किस लिए? ये चाह रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बन जाएं। मगर इनकी डिमांड नहीं सुनी गई, तो 58 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। और इसकी वजह से जब इनकी मृत्यु हो गई तो जहाँ पर इन्होंने जिसके लिए ये डिमांड कर रहे थे वो सारे लोग दंगे फसाद करने लगे और लड़ाई करने उतर आए और गुस्से में हो गए, क्योंकि एक आदमी की ऐसी मृत्यु हो गई। फिर बाद में आखिरकार इन्हें लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या करना पड़ा, स्टेट्स बनाने पड़े। फिर ऐसे ही हमारे अलग अलग स्टेट्स बने। फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। हमारा इंडिया आज़ाद तो हो गया था, हमने बताया था आज़ाद हो गया था, मगर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 26 नवंबर 1946 में। मगर जब उसे लागू किया गया वो कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में, 1950 में, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उसके सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, जब हमारा इंडिया हो गया था, तो इंडिया जब हमारा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, मतलब अप्लाई कर दिया गया था जब, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन या आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था, यानी हम इसमें ये पढ़ रहे थे, हमारा कंटिन्यू है अभी। हमने पढ़ा था फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, वो क्या क्या चीज़ें हमें देता है, प्रोवाइड कराता है। तो पहली चीज़ हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि वो सबको यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज देता है। मतलब अगर कोई बच्चा 18 साल का है तो वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कलर का हो, ठीक है, किसी भी रेस का हो, किसी भी क्रीड का हो, तो वो 18 साल का है तो वो किसी को भी वोट कर सकता है अपनी चॉइस से। फिर हमने इक्वलिटी की बात की थी कि कोई मज़हब, कोई भी इंसान, कोई भी स्टेट, कोई भी कलर, कुछ भी हो, वो क्या करेगा, अपने हिसाब से इक्वल है, हर कोई बिफोर लॉ, हर कोई इक्वल है लॉ के सामने, ठीक है। और हर किसी पे बराबर का लॉ कानून जो है अप्लाई होगा। फिर था हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है इस चीज़ पर बहुत
ध्यान रखा है कि जो हमारा वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो कमज़ोर सेक्शन है, कमज़ोर जो ग्रुप है, उसे ऊपर करा, ठीक है, उसकी हेल्प की कि वो आगे निकल के आए और वो भी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर डिवीज़न ऑफ पावर, फिर हमने बताया कि इसमें जो है पावर का भी डिवीज़न है, अलग अलग डिवीज़न करा गया पावर का। फिर नेक्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था यहाँ पर कितने लेवल पे हमने पावर को डिवाइड कर रखा है, 3 लेवल पे, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लेवल, यूनियन लेवल और कॉन्करेंट लिस्ट। ये अलग अलग लिस्ट हैं जिस हिसाब से हमारी क्या होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की लिस्ट होती है ये, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, अलग अलग मैटर सॉल्व किए जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर आपसे कहा था कि यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 14 कंप्लीटेड, और उम्मीद है कि आपने यहाँ पर लिख रखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर लिख लिए। और ये भी हमने कहा था यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 15 स्टार्टेड, तो पार्ट 15 यहाँ से आज स्टार्ट होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज, मतलब ये हमारे क्या पढ़ रहे हैं, हम फीचर्स पढ़ रहे हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, आज हम करने जा रहे हैं लैंग्वेज, ये वाला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लिए पार्ट 15 स्टार्टेड, और यहाँ से हमारा आज चैप्टर स्टार्ट होता है पार्ट 15 लैंग्वेज। लैंग्वेज वॉज अनदर इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू, ये कह रहे हैं लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा दूसरा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है, ठीक है, मतलब इशू कहते हैं मुद्दा, टॉपिक, ठीक है। मैनी लीडर्स बिलीव दैट हिंदी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनहुड। काफ़ी लीडर ये सोचते थे कि जो है हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज बना दी जाए, जिससे हमारा जो आइडिया है नेशनहुड का वो प्रमोट हो, ठीक है, मतलब वो चाह रहे थे ऑफिशियल लैंग्वेज, हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या कर दी जाए, हिंदी कर दी जाए। दे ऑल्सो थॉट दैट सिंस इंग्लिश वॉज अ रेमिनेंट ऑफ द कॉलोनियल रूल इट शुड बी रिमूव फ्रॉम इंडिया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और ये और सोचते थे ये लोग कि जैसे कि हमें पता है जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉलोनियल रूल से आई है, ठीक है, और उसकी याद दिलाती है, अगर हम देखें तो वो अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं, अंग्रेज़ों की याद दिलाती है, ठीक है, उनका रूल, उनकी हुकूमत हम पर याद दिलाती है, तो उसे हटा देना चाहिए, ठीक है, कुछ सालों में उसे हटा दें, कुछ टाइम में उसे हटा देना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते थे कि इंग्लिश को हटा देना चाहिए, क्योंकि अब देखो इतने साल बाद तो वो आज़ाद हुए, तो उन लोगों की चीज़ें वो क्या नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे नहीं थे कि कोई चीज़ उनकी बाकी रह जाए। इट वॉज viewed as the imposition of the North Indian perspective on other parts of India। और ये कैसे देखा जा रहा था, जैसे कि imposition of North Indian perspective on the other part of India। Many states even threatened to separate from India if Hindi was imposed on them। काफ़ी जो है नॉर्थ इंडियन के साइड्स के लोग, इधर वाले साइड्स के लोग, वो लोग क्या चाह रहे थे, वो लोग ये चाह रहे थे कि अगर हिंदी जो है हमारी उन पर लागू की गई तो हम सेपरेट हो जाएंगे इंडिया से, अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, हम इंडिया में अपने आप को नहीं मानेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू मेक हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। और क्या किया गया कि हिंदी को डिसाइड कर लिया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। एंड इंग्लिश वॉज टू बी यूज इन द कोर्ट। और इंग्लिश को जो है कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, सर्विसेज में इस्तेमाल किया जाएगा, कमीशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के बीच में कमीशन बैठेगी, मीटिंग होगी, उसके बीच में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट वर गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अलग अलग इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी अलग अलग स्टेट्स की, उन्हें एक शेड्यूल लैंग्वेज दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब इन्होंने ये कहा था ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, अब मान लो कोई कन्नड़ा बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई जो है मलयालम का है वहाँ का अलग बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, ठीक है, कोई राजस्थानी बोल रहा है, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नेशनल लैंग्वेज तो हमारी हिंदी हो जाएगी, मगर जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अब मान लो किसी को नहीं आती हिंदी, तो वो हिंदी नहीं समझ पा रहा है तो इंग्लिश तो बोलेगा, तो हर कोई इंग्लिश सीखेगा, हर कोई इंग्लिश क्या करेगा, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। मस्ट नहीं है, मगर इन्होंने बता दिया कि हम इन सब कामों के लिए इंग्लिश यूज़ करेंगे। फिर आया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म भी ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस पाकिस्तान वॉज मेड अ न्यू इस्लामिक स्टेट। ये कह रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो है एक नया इस्लामिक स्टेट बन गया, ठीक है। मैनी लीडर इन इंडिया हेल्ड द व्यू ऑफ मेकिंग इंडिया एज हिंदू स्टेट। और काफ़ी जो लीडर इंडिया के थे वो क्या सोच रहे थे कि इंडिया को भी हिंदू स्टेट बना दिया जाए, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट बन गया है। बट नेहरू एंड गांधी जी बिलीव अदरवाइज। मगर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी दूसरे तरीके से सोचते थे, ये नहीं सोचते थे। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ फॉलोवर ऑफ मैनी रिलीजन्स। वो लोग क्या सोचते थे कि इंडिया जो है ऐसा कंट्री है जिसमें जो है अलग अलग बहुत सारे रिलीजन्स के फॉलोवर हैं, अलग अलग मज़हब को मानने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज मेड अ सेकुलर स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बना दिया। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, सेकुलर स्टेट का मतलब यह है कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, सॉरी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है तो इसमें सिर्फ हिंदू होंगे या सिर्फ मुस्लिम होंगे या सिर्फ क्रिश्चियन होंगे, ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है इंडिया एज अ सेकुलरिज्म, आई मीन सेकुलर
कंट्री, इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री, मतलब वहाँ पर बहुत सारे मज़हब के लोग हैं और जिस हिसाब से वो अपना मज़हब जो चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है इन आ सेकुलर स्टेट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। और सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा कि अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो खाली हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे या मुस्लिम रहेंगे, ऐसा नहीं था, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर ऑफ पीपल, और जो गवर्नमेंट थी वो लोगों के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती थी, दखल अंदाजी नहीं करती थी, दखल नहीं देती थी। रिलीजन इज़ पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ, रिलीजन जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ का पार्ट है, एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड एज अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। और अपने पर्सनल फेथ के हिसाब से, जैसे हमारा मैटर है पर्सनल फेथ का, हम अपने जिस पर बिलीव है, जिस पर भरोसा है, उसके हिसाब से हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि हमें उसे बदलना चाहिए। द गवर्नमेंट ओनली इंटरफेयर्स इन रिलीजियस मैटर व्हेन देयर इज़ थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। गवर्नमेंट सिर्फ तभी इंटरफेयर करती है रिलीजियस मैटर में जब उन्हें लगता है कि हमारे नेशन की यूनिटी और सिक्योरिटी में कुछ बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं या परेशानी आ रही है, ठीक है। हमारे जो यूनिटी है हिंदुस्तान की या कहीं की भी बात करें, या हम जो है सिक्योरिटी की बात करें, अगर उसमें ऐसा लगता है कि अभी जो है परेशानी आ रही है, ठीक है, उसमें जो है यूनिटी में, एकता में तोड़ बिखेर आ रहा है, एकता हमारी बिखर रही है, ठीक है, तब गवर्नमेंट जो है अपना इंटरफेयर करती है, वरना उससे पहले दखल नहीं देती है। 5 ईयर प्लान, अब ये 5 ईयर प्लान क्या है? द इंडियन यूनियन सफ़र्ड ड्यू टू पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। ये कह रहे हैं हमारा जो इंडियन यूनियन है उसने काफ़ी परेशानी झेली है, जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी, सोशल इनजस्टिस, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ना होना, इलिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा ना होना। फिर यहाँ पर देयर वॉज स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज रून। ये क्या कह रहे हैं? हल्के हल्के इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रही थी और एग्रीकल्चर जो था वो रून हो रहा था, ख़राब हो रहा था। हैंस द इंडियन लीडर्स हैड द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अ बैलेंस इन इकोनॉमी। तो इंडियन लीडर के पास एक टास्क आया, एक काम आया कि उन्हें क्या लाना है? बैलेंस लाना है इकोनॉमी के अंदर, कि इंडियन लीडर का काम था। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉलो द मॉडल ऑफ मिक्स इकोनॉमी। और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो एक मिक्स इकोनॉमी का मॉडल बनाएंगे, मॉडल ऑफ मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, वो मिक्स इकोनॉमी का मॉडल फॉलो करेंगे, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड वर्क टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और ये डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, ठीक है। इन 1950 अ प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप एट जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। 1950 में एक प्लानिंग कमीशन बैठी, ठीक है, और वो सबसे पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उस प्लानिंग कमीशन के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इट हैड टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान्स फॉर नेशंस डेवलपमेंट। और इसमें क्या होता है, जो प्लानिंग कमीशन होता है, प्लानिंग कमीशन के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें 5 साल का क्या करना होता है? 5 ईयर का नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बनाना होता है, 5 साल का पूरा प्लान करते हैं उसमें। These plans allocated resources for the progress of sector like industry, agriculture, irrigation and transport। इस प्लान्स में क्या किया जाता है? रिसोर्सेज के बारे में बात की जाती है, किसके प्रोग्रेस के लिए? जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, या ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके प्रोग्रेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? प्लानिंग की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बाद नेक्स्ट पेज, एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, ये कह रहे हैं आज़ाद होने के बाद इंडिया हैज़ डेवलप एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज़ प्रोग्रेस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मेन मकसद क्या था इस फॉरेन पॉलिसी का? कि वो प्रोग्रेस यानी बढ़ोतरी लाएँ और शांति लाएँ, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज एडॉप्टेड, और जो ये पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की वो एडॉप्ट कर ली गई। इंडियाज़ रिलेशन विद अदर कंट्री, अब इंडिया के रिलेशन, उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे हम दूसरे कंट्री के साथ। न्यू नेशंस वर बॉर्न इन द 20th सेंचुरी एंड द ओल्ड स्टेट्स वर लूजिंग देयर पावर। क्या हो रहा था? 20वीं सेंचुरी में नए स्टेट्स बना दिए गए और जो पुराने स्टेट्स थे वो अपनी पावर खो रहे थे। क्या कर रहे थे? खो रहे थे। मैनी न्यू नेशंस एक्सटेंडेड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया बट अ फ्यू हैड अ हॉस्टाइल एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप विद इंडिया। ये कह रहे हैं काफ़ी नए नेशंस ऐसे निकल के आए जिसके जो है इंडिया के साथ दोस्ती वाले रिलेशनशिप थे, मगर काफ़ी ऐसे आए जिनके जो है इंडिया के साथ हमेशा तनाव रहा और क्या हुआ? दोस्ती वाला रिलेशन ना रहा। लेट अस लुक एट द सक्सेस एंड डिफीट ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग स्टेट। चलो अब देखते हैं कि इंडिया ने कहाँ कहाँ सक्सेस हासिल की और कहाँ कहाँ डिफीट हासिल की, कहाँ कहाँ हारा इंडिया, कहाँ कहाँ जीता, ठीक है, नेबरिंग स्टेट से अपने। इंडिया एंड पाकिस्तान।
पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड इन 1947, हमें पता है पाकिस्तान कब बनाया गया था, 1947 में। इट कंसिस्टेड ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, इसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान है जो हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। बोथ ऑफ द कंट्रीज़ हैड अ स्टेन रिलेशनशिप सिंस इंडिपेंडेंस, और दोनों की ही कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जो है बहस वाली बात जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, ठीक है। उनके रिलेशनशिप में खोट थी, जैसे ये कह सकते हैं लड़ाई थी थोड़ी बहुत क्या मतलब, जब वो अलग हो गए तो उसके बाद में दोस्ती वाली रिलेशनशिप नहीं थी, और आज़ादी के बाद से ये चीज़ें शुरू हो गई थी। पाकिस्तान हैड एन आई ऑन कश्मीर एंड इट ट्राई टू लाइबरेट कश्मीर विच रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या चाह रहा था, पाकिस्तान की जो है नज़रें कश्मीर पर थी, और वो जो है चाह रहा था कि कश्मीर उनका हो जाए, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई। द यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर्ड एंड अनाउंस सीज फायर इन 1948, यूनाइटेड नेशन जो था उसने इंटरफेयर करा और उसने जो है सीज फायर 1948 में क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया। एंड पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ द ट्रूप्स फ्रॉम इंडिया लैंड बट इट कंटिन्यूज टू होल्ड अ कंट्रोल ऑन कश्मीर। और ये जो अनाउंस किया सीज फायर, इसमें क्या था, यूनाइटेड नेशंस हमने बताया था, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया, रोक लगाई, मगर वो पाकिस्तान ने विड्रॉ तो कर दी, अपनी ट्रूप्स अपनी सेना को रोक दिया इंडिया में आने से, अटैक करने से, मगर जो है उनका जो कंट्रोल था कश्मीर के ऊपर करने का वो जो था, मतलब वो चाह रहे थे कश्मीर के ऊपर कंट्रोल करें, तो वो कंटिन्यू ट्राई करते रहे, ठीक है। कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए, कब्जे करने के लिए वो ट्राई करते रहे। दैट टेरिटरी इज़ कॉल्ड पोक, और उस टेरिटरी को पोक कहते हैं। दैट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने जो कश्मीर ऑक्यूपाइड कर लिया है वो वाला हिस्सा। बाई इंडिया एंड पाकिस्तान कॉल्ड इट एज आज़ाद कश्मीर, और इंडिया वाले कहते हैं पोक यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान वाले कहते हैं आज़ाद कश्मीर। देयर वर 2 इंडो पाक वॉर, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 वॉर हुई थी, एक हुई थी 1965 में, दूसरी हुई थी 1971 में। इंडिया वॉन बोथ द वॉर्स, और इंडिया जो है दोनों ही लड़ाई जीत गई। द शिमला अकॉर्ड वॉज साइन, यहाँ पर शिमला रिकॉर्ड होना चाहिए था, यहाँ पर अकॉर्ड लिखा है थे। चलिए, शिमला अकॉर्ड जो था वो साइन किया गया 1972 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला अकॉर्ड साइन किया गया, एक फॉर्म्स हम कह सकते हैं, ठीक है, एक नोट साइन किया गया। उसमें कहता है बोथ कंट्रीज ट्राई टू सेटल देयर इश्यूज पीसफुली थ्रू डिस्कशन एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बट दिस पीस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। इसमें क्या साइन हुआ था कि दोनों कंट्रीज जो है, अगर कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी मुसीबत आएगी, दोनों की परेशानी, कोई भी आपस में लड़ाई वड़ाई कोई बात नहीं करेगा, डिस्कस करेंगे और आपस में क्या होगा, बात सुलझ जाएगी। क्या हुआ था, ये कहा था कि जब भी कोई भी किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स आएंगे तो आपको बात करके ही मैटर सुलझा लेना है, ना कि लड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था वो ज़्यादा दिन तक शांत नहीं रहा, ठीक है, शांत नहीं रहा, और ये शांति जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चली, ठीक है। फिर द पाकिस्तान ट्रूप्स मार्च एंड एंटर कश्मीर इन 1919, फिर पाकिस्तान की जो ट्रूप्स थी वो दोबारा मार्च करती हुई गई और कश्मीर में 1919 में घुस गई। एंड टू कंट्रोल ऑफ कारगिल, और कारगिल जगह है कश्मीर में, वहाँ पर कंट्रोल कर लिया। इंडिया वॉन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, फिर वहाँ पर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट नाम की लड़ाई हुई इंडिया और उनके फौजियों में, इंडिया जीत गया। टिल डेट एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग पीस बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, और उसके बाद से ही मेहनत जारी है अभी तक कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में शांति और अमन लाया जाए, मगर दोनों अभी भी उसी चीज़ पर, कश्मीर की चीज़ों पर लड़ाई होती रहती है। फिर आया इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया का बांग्लादेश से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। ईस्ट बंगाल वॉज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, ईस्ट बंगाल जो है उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद। इट कंसिस्टेड ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एंड वर एक्सप्लॉइटेड बाय वेस्ट पाकिस्तान, इसमें जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और ये जो है एक्सप्लॉइटेड है वेस्ट पाकिस्तानियों से, ठीक है। उर्दू वॉज इंट्रोड्यूस एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल द पीपल स्पोक बंगाली, यहाँ पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, मगर यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉन द इलेक्शन इन 1970, और जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो यहाँ के इलेक्शन 1970 के इलेक्शन जीत गए। ही वॉज नॉट परमिटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और इन्हें जो है इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी गवर्नमेंट बना लें। ही फाइनली रोज टू पावर एंड डिक्लेयर बांग्लादेश एन इंडिपेंडेंट नेशन विद इंडियाज सपोर्ट इन 1971, फिर बाद में इन्होंने जो है अब ये पावर में आए, इन्होंने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट नेशन बता दिया और इंडिया के सपोर्ट के साथ 1971 में क्या कह दिया, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट है।
इंडिया एंड बांग्लादेश हैड लॉट ऑफ इश्यूज़ टू बी सॉर्टेड आउट। ये कह रहे हैं इंडिया और ऐसे बांग्लादेश के बीच में भी काफ़ी इश्यूज़ थे जो कि सॉर्ट किए गए। इश्यूज़ लाइक गंगा वाटर शेयरिंग, जैसे कि गंगा वाटर शेयरिंग की, गंगा का पानी कौन शेयर करेगा, गंगा किसकी है, ठीक है। द रिफ्यूजीज़ माइग्रेटेड इनटू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, और जो रिफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया के अंदर बांग्लादेश से क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। टिल टुडे द टू कंट्रीज़ आर ट्राइंग टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, और आज तक ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, ये जो फालतू की लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं मतलब टकराव, ठीक है, बहस। तो ये जो बहस वाली बात है ये अभी तक जो है ट्राई किया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सॉल्व रहें। इंडिया एंड चाइना, देयर वॉज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। ये कह रहे हैं काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स और आपस में एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझता है इंडिया और चाइना 2000 सालों से, ठीक है। ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड द ओल्ड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑल्सो चेंज। ये कह रहे हैं अब ये जो है वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर चेंजेस होने के साथ साथ जो पुरानी दोस्ती थी इंडिया की और चाइना की वो भी चेंज हो गई। व्हेन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज एस्टेब्लिश इन 1949 इंडिया वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। क्या हुआ, जब पहली जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, लोगों की रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, तो इंडिया सबसे पहला था ऐसा जिसने न्यू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या की थी, रिकॉग्नाइज की थी। इन 1954, नेक्स्ट पेज पर फिर, इन 1954 इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील एग्रीमेंट। फिर 1954 में इंडिया और चाइना ने एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। एंड बोथ फॉलोड द पंचशील, और दोनों ही पंचशील को क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। दैट इज़ 5 प्रिंसिपल, जिसमें क्या था 5 प्रिंसिपल यानी 5 प्रिंसिपल। Problems started when China released a map showing a few areas in the Himalayas as their own land. प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, दोनों के बीच में दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई, जब चाइना ने अपना मैप बनाया तो मैप में हिमालय का थोड़ा सा रीजन अपने में ले लिया, ठीक है, हिमालय की ज़मीन अपने में दिखा दी और ये दिखाया कि चाइना में है हिमालय। कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द इशू, और इस इशू पे बहस शुरू हो गई थी, ठीक है। इस इशू पे बहस शुरू हो गई दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि चाइना वाले ये दिखा रहे थे अपने मैप में कि जो हिमालय है वो उनके चाइना का पार्ट है, मगर इंडिया का पार्ट था, तो उसने जो है फिर बहस शुरू हो गई। चाइना मार्च टू तिब्बत एंड द ट्रूप्स अटैक इंडिया इन 1962। फिर क्या हुआ, चाइना जो है वो जो है तिब्बत तक मार्च करती हुई आई और अपने फौजियों के साथ अटैक करा उन्होंने, और 1962 में इंडियन आर्मी वॉज डिफीटेड। उस टाइम इंडियन आर्मी हार गई थी। सिंस देन बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, और तब से ही, जब से ये एक जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, तब से ही इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो दुश्मनी आ गई थी वो चीज़ ख़त्म हो जाए। इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल की देखते हैं। इंडिया नेपाल हैड गुड रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडिया और नेपाल के अच्छे रिलेशन और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। इंडिया हैड हेल्प नेपाल इन बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स एंड रेल रूट्स। इंडिया ने नेपाल को काफ़ी चीज़ों में मदद किया, जैसे कि ब्रिज बनवाने में, हॉस्पिटल्स खुलवाने में, रेल रूट्स बनवाने में। नेपाल डज नॉट हैव एनी पोर्ट्स टू कैरी आउट ट्रेड एंड हेंस अ ट्रेड एंड ट्रांजिट वॉज साइन इन ऑर्डर टू ब्रिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन। फिर क्या हुआ, ये कह रहे हैं नेपाल जो है उसका कोई अपना पोर्ट नहीं है जिससे वो जो है ट्रेड कर पाए, तो ट्रेड करने के लिए एक क्या है, एंड ट्रेड एंड ट्रांजिट वॉज साइन इन ऑर्डर टू ब्रिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए एक ट्रेड और ट्रांजिट साइन किया गया। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन द एंट्री ऑफ नेपाल, और नेपाल में एंट्री करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई क्या है, वीज़ा नहीं लगता है। आप जब जाएंगे नेपाल में तो आप डायरेक्ट ऐसे ही जा सकते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और वहाँ से आपको कोई कहेगा पासपोर्ट दिखाओ, नहीं। नेपाल हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इवन दो द किंग इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। नेपाल जो है वहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक फॉर्म है, चाहे वहाँ पर जो है किंग होता है, हेड कौन होता है, किंग ही होता है, राजा होता है वहाँ का हेड, मगर गवर्नमेंट कौन सी डेमोक्रेटिक फॉर्म है। इन 2008 द किंग स्टेप्ड डाउन एंड इलेक्शन वर हेल्ड। क्या हुआ, 2008 में किंग को हटा दिया गया और वहाँ पर इलेक्शन हुए। इन द इलेक्शन द कम्युनिस्ट वॉन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट जो थे वो जीत गए और वहाँ पर गवर्नमेंट बना ली। इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आर सेंचुरीज ओल्ड। ये कह रहे हैं जो श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशन है, जो आपस में जो रिश्ता है वो जो है बहुत ज़्यादा पुराना है। सेंचुरीज कहते हैं सौ साल पहले, कई सौ साल पहले, ठीक है, कई सौ साल पुराने हैं इनके रिश्ते। द नेटिव ऑफ श्रीलंका बोथ सिन्हालीज एंड तमिलियंस माइग्रेट फ्रॉम इंडिया।
जो नेटिव्स वहाँ के जो रहने वाले हैं, जो सिन्हालीज और तमिलियंस हैं, जो तमिल बोलते हैं, ठीक है, वो लोग जो है क्या है, इंडिया से ही माइग्रेट करके वहाँ गए थे। वाइल द सिन्हालीज हु कॉन्स्टिट्यूट 74% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेस देयर एंसेस्टर टू आर्यंस, द तमिलियंस हु वर डिपोर्टेड बाय द ब्रिटिश टू वर्क ऑन प्लांटेशन एज लेबरर्स कंस्टिट्यूशन। चलिए यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं जब सिन्हालीज की बात करें, जो कि 74% बताया जाता है कि वहाँ पर उनके एंसेस्टर रहते हैं, जैसे कि आर्यंस की बात करें, तमिलियंस की बात करें, इन लोगों के बारे में बताया गया है कि ये ब्रिटिश जो थे, जब प्लांटेशन चल रहा था, ठीक है, आपने सुना होगा प्लांटेशन वाला टाइम चला था, तब लेबरर के तौर पर 18% जो पॉपुलेशन थी वो इन्हीं की बताई जाती है, ठीक है, और 18% किसकी थी, द्राविडियन की थी, तमिलनाडु में। बोथ द कंट्रीज हैव शेयर अ कॉमन हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का दोनों ही कॉमन हिस्ट्री बताती है, दोनों ही कंट्रीज। आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड श्रीलंका शेयर्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, और आज़ादी के बाद श्रीलंका और इंडिया का एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। बोथ द स्टेट वर पार्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, और दोनों ही स्टेट जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक पार्ट था। एंड एग्रीड ऑन वर्किंग टूवर्ड्स cordiality, coexistence, cooperation, decolonization and disarmament, ठीक है, disarmament, ये कह रहे हैं। और सारी दोनों कंट्रीज़ ने ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए काम किया, और टूवर्ड्स कॉर्डिलिटी के लिए एग्री रहे, दोनों को एग्जिस्टेंस के लिए राज़ी रहे, कोऑपरेशन के लिए राज़ी रहे, डीकोलोनाइजेशन भी इस दोनों ने किया, और मेमेंट लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इन सभी के लिए दोनों ही मिलकर काम किए। मतलब इनके बीच में ऐसा देखा जाए तो कोई बहस वाली बात, लड़ाई वाली बात नहीं है। इंडिया एंड भूटान, इंडिया शेयर्स अ स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान विद whom वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी। ये कह रहे हैं इंडिया जो है उसका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है भूटान के साथ, जिसके लिए whom वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी, जिसमें हमारा कोई बहस वाली, लड़ाई वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन मैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ भूटान, और यहाँ तक कि इंडिया भी काफ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होता है उसमें भूटान के साथ शामिल है। एंड इज़ द प्रिंसिपल प्रोवाइडर ऑफ डेवलपमेंट एड्स टू भूटान, और जो है प्रिंसिपल प्रोवाइडर है डेवलपमेंट के लिए भूटान को, मतलब भूटान को डेवलप करने में भी इंडिया काफ़ी हेल्पफुल है। भूटान्स एफर्ट टू वीड आउट टेररिस्ट एंड गुरिल्लाज ऑपरेटिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव बीन क्वाइट हेल्पफुल टू इंडिया। ये कह रहे हैं जो भूटान का एफर्ट था जिसमें टेररिस्ट हटाना, ठीक है, टेररिस्ट हटाना और गुरिल्ला जो ऑपरेटिंग है वो हटाना वहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा इंडिया को, मतलब इंडिया को भी काफ़ी सपोर्ट किया है भूटान ने, ठीक है। फिर आया इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। इंडिया शेयर कॉर्डियल रिलेशन विद मालदीव्स, इंडिया का जो है कॉर्डियल रिलेशंस है मालदीव्स के साथ। इन 1988 की बात करें, व्हेन सम तमिल मिलिटेंट्स फ्रॉम श्रीलंका अटैक मालदीव, क्या हुआ जब 1988 में जब कुछ तमिल मिलिटेंट्स थे उन्होंने श्रीलंका पे अटैक कर दिया था, श्रीलंका से मालदीव्स पर अटैक कर दिया था। द इंडियन एयरफोर्स केम अलॉन्ग एंड प्रोटेक्ट मालदीव्स, तो इंडियन जो है वो इंडियन एयरफोर्स आई उनके साथ, मालदीव के लोगों के साथ उनकी हेल्प करी और जो है उन्हें बचाया किससे, इन्वेजन से, अटैक से। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूट टू द आइलैंड्स प्रॉस्पेरिटी, टूरिज्म, फिशिंग एंड डेवलपमेंट, और इंडिया ने काफ़ी आइलैंड्स की प्रॉस्पेरिटी के लिए, टूरिज्म के लिए, फिशिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। मालदीव क्या है, वो क्या है, एक प्लेट्यू है, मालदीव प्लेट्यू, उसके चारों तरफ जो है वाटर से घिरा हुआ है, वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है काफ़ी डेवलपमेंट के लिए जो है इंडिया ने भी मदद की है, ठीक है। और जब श्रीलंका ने यहाँ पर अटैक किया था, श्रीलंका से कुछ तमिलियन मिलिटेंट्स थे, उन्होंने जब अटैक किया था तो इंडिया की एयरफोर्स ने जाके उन्हें बचाया था। फिर नेक्स्ट पेज, द नॉन अलाइनमेंट क्या था, देयर वर 2 सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड, ये कह रहे हैं वर्ल्ड के 2 सुपर पावर थे, एक यूएसए एक रशिया, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शुरू से यही दोनों कंट्री हैं। द यूएसएसआर, ठीक है, द यूएसएसआर एक साथ बोलते हैं इसे। इंडिया वॉज न्यूट्रल एंड डिड नॉट ज्वाइन आइदर साइड एंड अधेयर्ड टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया क्या था, वो न्यूट्रल था, ना ही वो किसी एक के साथ गई, कोई भी किसी एक की पॉलिसी नहीं उन्होंने ज्वाइन की, और अपने आप को क्या किया, नॉन अलाइनमेंट, मतलब हम जो है किसी के साथ नहीं हैं। इंडिया एंड रशिया, बोथ इंडिया एंड रशिया कोऑपरेटेड वेरी वेल विद गुड अंडरस्टैंडिंग इन ट्रेड, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड अदर फील्ड्स। अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, टेक्निकल फील्ड्स की बात करें या ट्रेड के मामले में बात करें, इंडिया और रशिया का काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी कोऑपरेशन रहा है दोनों का एक दूसरे के साथ। दे हैड सिमिलर व्यूज़ ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़, और दोनों का ही सिमिलर व्यू है, दोनों का सेम नज़रिया है इंटरनेशनल इश्यूज़ पर। द यूएसएसआर सपोर्टेड इंडिया टू सेट अप द बोकारो एंड भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो और जो भिलाई स्टील प्लांट है उसमें यूएसएसआर ने भी इंडिया को सपोर्ट किया था, ठीक है।
इट सपोर्टेड इंडिया ऑन इश्यूज़ ऑफ कश्मीर, इसने कश्मीर के मुद्दों पर भी इंडिया को काफ़ी सपोर्ट किया है। इट ऑल्सो सप्लाइड आर्म्स फॉर द फोर्सेस, और इसने फोर्सेस के लिए आर्म्स यानी हथियार भी सप्लाई किए यानी पहुँचाए। द ग्रोथ ऑफ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप द ग्रोथ ऑफ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप, उसकी ग्रोथ। ठीक है, फिर आया यहाँ पर द इंडिया एंड द यूएसए, इंडिया और यूएसए की फ्रेंडशिप मतलब रिलेशन। यूएसए सपोर्टेड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये कह रहे हैं जब हम आज़ादी की स्ट्रगल कर रहे थे तब से ही यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया है। द यूएसए गेव मिलिट्री हेल्प टू इंडिया ड्यूरिंग द साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, जब साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तब इंडिया को जो है मिलिट्री हेल्प जो दी थी वो यूएसए ने दी थी, अपनी मिलिट्री पावर दी थी। देयर आर इशूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वेयर मैनी कंट्रीज़ मे नॉट एग्री, ये क्या कह रहे हैं, वहाँ पर कई इशूज़ थे और कई कॉन्फ्लिक्ट्स थे जहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ जो है एग्री नहीं थे। पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द सेंटो, और पाकिस्तान जो था वो मेंबर बन गया सेंटो का। आप मिलिट्री पैक्ट ऑर्गेनाइज बाय द यूएसए, और मिलिट्री पैक्ट जो है ऑर्गेनाइज की गई और यूएसए के ज़रिए। इंडिया रिफ्यूज़ टू साइन द प्रोलीफरेशन ट्रीटी, और ये जो प्रोलीफरेशन ट्रीटी थी इंडिया ने मना कर दिया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे। इन विच द यूएसए हैड एन अपर हैंड, जिसमें यूएसए का सबसे ऊपर हाथ था। हाउएवर इन रिसेंट डेज, अगर हम आज की बात करें, द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएसए एंड इंडिया आर इम्प्रूविंग, तो इंडिया और यूएसए की जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, और ये काफ़ी अच्छी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। दस इंडिया नॉर्मली हैज़ गुड रिलेशंस विद ऑल इट्स नेबर, तो अगर हम देखें तो इंडिया का जो है, अगर मैं देखूं तो हर नेबर्स, हर कंट्री, नेबरिंग कंट्री जितनी भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छा रिलेशन है। हाउएवर गिवन द एसिमेट्रिक साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज़ नेबर फेयर इंडिया सेंट्रिसिटी इन द रीजन, अगर हम ये देखें उससे जो है एसिमेट्रिक और साइज़ और लोकेशन इंडिया की देखें तो इंडिया के जो नेबर हैं उनका ये डर है किस चीज़ का, इंडिया सेंट्रिसिटी इन द रीजन, इंडिया का जो सेंट्रिसिटी है रीजन का, मतलब इंडिया जो सेंटर में है उस रीजन के जो सेंट्रिसिटी है उसकी वजह से इंडिया के जो नेबर हैं उनके अंदर फेयर है। दिस एटीट्यूड हैज़ लेड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन मैनी ऑफ स्टेट्स एंड सच इनस्टेबिलिटीज़ हैव बीन यूज्ड बाय आउटसाइड पावर टू देयर एडवांटेज, और यही जो एटीट्यूड है इसमें जो है काफ़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई हैं काफ़ी स्टेट्स के अंदर, और यही इनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ है, जो आउटसाइड पावर है वो फ़ायदा उठाती है, दूसरी पावर, दूसरे जो लोग होते हैं वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। लाइकवाइज देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साउथ एशियन नेबर्स ऑल्सो, और इसी तरह से एक बार साउथ एशियन नेबर्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुका है। ठीक है, नेपाल एंड भूटान हैव डिसएग्रीड ओवर माइग्रेशन ऑफ नेपालीज इन भूटान, नेपाल और भूटान जो है वो आपस में डिसएग्री थे, राज़ी नहीं थे। कब, जब नेपाली जो है भूटान में क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। वाइल म्यांमार हैज़ क्रिटिसाइज बांग्लादेश फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ रोहिंग्यास इनटू म्यांमार, हाँ, और ये क्या कह रहे थे, और भूटान क्या कह रहा था, म्यांमार जो है नेपालीज जो है भूटान में जो है क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, उससे जो है कौन नाराज़ था, नेपाल जो है डिसएग्री था। और इसी तरह से म्यांमार जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा था किस पर, बांग्लादेश के लिए, किस लिए, क्योंकि उसमें जो है रोहिंग्यास जो है म्यांमार में जाके इनफिल्ट्रेशन कराया जाता था उसका। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हाउएवर बिलोंग टू इंडिया एंड अदर नेबर्स ड्यू टू द साइज एंड लोकेशन ऑफ द बिग साउथ एशिया जायंट, ये कह रहे हैं, और जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मेजर लड़ाइयाँ होती हैं वो किस वजह से होती हैं, इंडिया और जो दूसरी कंट्री हैं उसके साइज़ और लोकेशन की वजह से। ठीक है, बिग साउथ एशियन जायंट, जो बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके लोकेशन और साइज़ की वजह से। चलिए अब इसके हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा क्या है, एक्सरसाइज। चलिए स्टूडेंट्स 1 बाय 1 एक्सरसाइज करेंगे, ये तो हमें बुक में ही करनी है। पहला क्या है हमारा, चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है विच टाइप ऑफ प्लान डज द प्लानिंग कमीशन मेक, ये करें किस तरह का प्लान प्लानिंग कमीशन बनाती है, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, तो मैंने बताया था 5 ईयर प्लान बनाती है, तो इस पर आप टिक कर दिए, 3C पर टिक कर दिए फर्स्ट के। सेकंड है राइट टू वोट फॉर एडल्ट एट द एज ऑफ, राइट टू वोट फॉर एडल्ट, मैंने कितने साल बताए थे आपको कि ये हक मिलता है कि सब कोई वोट दे पाए, तो वो कौन सा साल होता है, 18 साल। ठीक है, सेकंड का हो गया ए 18। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड ऑन, ये कह रहे हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एडॉप्ट कब किया गया था, बनाया कब गया था ये नहीं पूछ रहे हैं, एडॉप्ट कब किया गया था, 26 जनवरी को। ठीक है, बी है हमारा स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये कह रहे हैं फ्री इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये क्या है, ट्रू है। सेकेंड, महात्मा गांधी वॉज एसेसिनेटेड इन 1948, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है।
इंडिया वॉन द वॉर विद चाइना इन 1962, ये कह रहे हैं जब इंडिया की लड़ाई चाइना से 1962 में हुई थी तो इंडिया जीत गया था, नहीं इंडिया हार गया था, तो क्या है फॉल्स। फिर है यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये जो कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो जो है कांग्रेस पार्टी के मेंबर से बनाई गई थी, फॉल्स। ठीक है, पहला दूसरा ट्रू, चौथा पाँचवा सॉरी तीसरा चौथा फॉल्स। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी यहाँ पर आपको दिया है। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, तो इन्हें क्या कहा जाता, क्या कहते थे उन्हें, आयरन मैन, तो यहाँ पर लगाइए बी पर फर्स्ट। सेकंड चाइना, चाइना 1962 वॉर हुई थी इंडिया की, ठीक है 1962 में वॉर हुई थी इंडिया की, तो यहाँ पर इस पर लगा दिए ए पर 2। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या कर रही थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट, उसने जो है बॉर्डर क्रॉस किया था और टेररिस्ट अटैक किया था इंडिया के, कहाँ पर, किस वाले इलाके में, हिमालय वाले इलाके में, तो इसका क्या हो गया डी। म्यांमार, म्यांमार बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स, ये क्या था, इलीगल इमिग्रेंट्स बॉर्डर ट्रेड एग्रीमेंट 1987 में जो साइन हुआ था, तो फर्स्ट यहाँ पर पहले में हो गया ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 5, डी का हो गया 3, ई का हो गया 4, ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद आ गए फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है डैश नंबर ऑफ पीपल डाइड व्हेन इंडिया वाज पार्टीशन, ये कह रहे हैं कितने लोग मारे गए थे जब इंडिया में पार्टीशन किया गया था, तो इंडिया में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग किया गया था तो 5 लाख लोग लगभग मारे गए थे, तो यहाँ पर लिखा है अबाउट 5 लाख, ठीक है, अबाउट 5 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, पूरे 5 लाख लोग लगभग मारे गए थे। फिर है डैश नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट कर रहे थे, कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, तो मैंने बताया था 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 562, ठीक है। नेक्स्ट डैश कॉल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के आयरन मैन को, आयरन मैन किसे कहा जाता था, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल PATEL, सरदार पटेल को क्या कहा जाता था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। फोर्थ है द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप एट, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी, 1950 में, 1950 में, ठीक है 1950। उसके बाद आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आंसर नंबर फर्स्ट, इसका करेंगे मगर उससे पहले आपको लिखना है इन कॉपी, किस पे करते हैं हम, ये कॉपी में करते हैं, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है इन कॉपी, और ये भी आपको इन कॉपी, ये दोनों काम किस में करना है, आपको कॉपी में करना है, ठीक है, ये दोनों काम आपको कॉपी में करना है। पहला क्या है, एग्जामिन द रिफ्यूज प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कह रहे हैं आज़ादी के बाद जो रिफ्यूज प्रॉब्लम थी इंडिया की वो एग्जामिन करिए, वो बताइए, वो जाहिर करिए। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर पेज नंबर 85 पर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का आंसर पेज नंबर 85 पर है, आप पेज नंबर 85 ओपन कर लिए, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 85 इसके टॉप पर आइए यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ से आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, यहाँ से है द रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज हु हैड कम फ्रॉम बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, 1000 died and were orphaned, nearly 5 lakh people both Hindus and Muslims were killed in a very short period। फिर ये बीच का छोड़ के यहाँ पर आएंगे, द वुमेन एंड चिल्ड्रन सफर्ड द मोस्ट, मैनी डाइड ऑफ डिजीज एंड स्टारवेशन, दिस पार्टीशन कॉज्ड अ स्प्लिट ऑफ फैमिलीज, कन्फ्यूज आइडेंटिटीज, टॉर्न लॉयल्टीज एंड ब्रोक ऑफ ऑल टाइज एंड अबंडेंट हाउसेज। यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जो मैंने लाइनें अंडरलाइन कर रखी हैं, जो मैंने लाइनें कर रखी हैं सिर्फ वही करना है, ये बीच का नहीं करना है आपको, ये जो मैंने खाली छोड़ रखा है दीस से लेकर यहाँ तक नहीं करना है, ठीक है, पूरा है यहाँ से पहले यहाँ तक शॉर्ट पीरियड तक, उसके बाद दा से लेकर पूरा हाउसेस तक, ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 85, तो मैं क्वेश्चन के आगे लिख दूंगा पेज नंबर 85, ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दिए पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 85। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का रोल क्या होता है, तो प्लानिंग कमीशन का रोल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज ई, देखो मैंने प्लानिंग कमीशन का बताया था, वो 5 ईयर प्लान बनाता है, ठीक है, 5 ईयर प्लान, तो क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा था 5 ईयर प्लान, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए प्लानिंग कमीशन ये रहा, इन 1950 अ प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप एट द जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इट हैड टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान फॉर नेशनल डेवलपमेंट, इसका काम क्या होता है, प्लानिंग कमीशन हैड टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान फॉर नेशनल डेवलपमेंट, दीज प्लान्स एलोकेट रिसोर्सेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सेक्टर लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ से लिखना है इट हैड से लेकर पूरा आपको यहाँ तक, ये क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया, एक्सरसाइज ई हो गया, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 88 आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई, ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर भी लिख देते हैं, पेज नंबर 88।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये कह रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन कैसे थे, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन कैसे थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज ई का, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन बताने हैं हमें, तो ये रहा हमारा इंडिया और श्रीलंका। देखिए इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन यहाँ है। द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका आर सेंचुरीज ओल्ड, बहुत पुराना है, ठीक है। द नेटिव्स ऑफ श्रीलंका बोथ सिन्हालाज एंड तमिल्स माइग्रेट फ्रॉम इंडिया वाइल द सिन्हालाज हु कंस्टिट्यूट 74% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेस देयर एंसेस्टर टू आर्यंस द तमिलियंस हु वर डिपोर्टेड बाय द ब्रिटिश टू वर्क ऑन द प्लांटेट्स। तो ये जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिखते हैं, जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो लिखिएगा आप खाली, ठीक है। यहाँ से फिर ये लिखना है द नेटिव्स ऑफ श्रीलंका बोथ सिन्हालाज एंड तमिल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। उसके बाद यहाँ से लिखना है हमें डायरेक्ट नीचे, बोथ द कंट्रीज़ हैव शेयर्ड अ कॉमन हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से पूरा आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड श्रीलंका शेयर्ड एन इंटीमेट रिलेशनशिप, बोथ ऑफ स्टेट्स वर पार्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड एग्रीड ऑन वर्किंग टूवर्ड कोर्डियलिटी, कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, डीकोलोनाइजेशन एंड डिजास्टमेंट। ये क्या हो गया, आंसर 3 एक्सरसाइज ई, आंसर 3 एक्सरसाइज ई। यहाँ से पूरा दा से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 90, ठीक है। पेज नंबर 90 है हमारा, पेज नंबर 90। तो मैं आंसर 3 के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पर पेज नंबर लिख देता हूँ, हाँ ये रहा हमारा पेज नंबर 90 यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पढ़िए आप। क्वेश्चन 4 क्या, व्हाट इज़ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या था, ये बताना है। तो देखिए ये रहा द नॉन अलाइनमेंट, देयर वर 2 सुप्रीम पावर से लेकर पूरा बताना है यहाँ तक। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई, आंसर नंबर 4 नॉन अलाइनमेंट वाला ये रहा। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 91, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 91। यहाँ से पूरा नॉन अलाइनमेंट का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई। तो मैं यहाँ पर लग देता हूँ पेज नंबर 91, ये है हमारा पेज नंबर 91 पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पेज नंबर 91 पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज एफ, आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। ये थोड़े बड़े होते हैं आंसर। हाउ आर द प्रिंसली स्टेट्स ब्रॉट अंडर कंट्रोल। ये कह रहे हैं किस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कंट्रोल में आए। इसका आंसर बहुत बड़ा है बच्चों, काफ़ी बड़ा इसका आंसर है। ये पूछ रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट्स कैसे कंट्रोल में आई, तो इसका आंसर देखिए कितना बड़ा है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें हमने बताया था प्रिंसली स्टेट्स कैसे कंट्रोल में आई, ठीक है, कैसे लाया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टेट्स हमारा स्टार्ट होता है। पहले ये बताया गया था हमने कि इसमें जो है 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। हर कोई चाह रहा था कि हमारी जो है अलग अलग क्या बन जाए, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाए। कुछ लोग चाह रहे थे पाकिस्तान, कुछ सबसे कहा गया कि कुछ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान चले जाएँ, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया आ जाए, वरना इंडिपेंडेंट हो जाएँ। कुछ लोग जो है जैसे कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्होंने क्या किया, नेशन को कंसोलिडेट करने का ट्राई किया, मगर कुछ स्टेट जो है मान गए और कुछ स्टेट नहीं माने, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। फिर इन तीनों के बारे में बताया कि जूनागढ़ में क्या परेशानी थी, ठीक है, हैदराबाद में क्या परेशानी थी, कश्मीर में क्या परेशानी थी, वो सारी चीज़ें बताई। फिर ये बताया बाद में कि कैसे कैसे रिवोल्ट्स हुए, क्या क्या बातें हुई, ठीक है। राजा चाह रहा है कि हम नहीं जाएँ और वहाँ के लोग जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर जैसे कश्मीर में हिंदू ज़्यादा थे, मगर मेजोरिटी हिंदू रूलर था और मेजोरिटी मुस्लिम की थी, तो वो लोग भी नहीं आना चाह रहे थे। इस तरीके से जो है ये लास्ट में क्या हुआ, 1948 में जब आपस में लड़ाई होने लगी तो निज़ाम ने फाइनली एग्रीड कर लिया और ज्वाइन कर लिया इंडिया। इस तरह से हुआ। तो ये काफ़ी जो है बड़ा है आंसर, तो ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप हटा दिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द फाउंडर्स ऑफ आवर नेशन वांट अ सेकुलर कंट्री। ये कह रहे हैं जो हमारा फाउंडर है, नेशंस के हमारे जो फाउंडर हैं, उन्होंने सेकुलर कंट्री क्यों मांगा, क्यों चाहा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री के होने के फ़ायदे क्या हैं, मतलब सेकुलर कंट्री होने के फ़ायदे क्या हैं और सेकुलर कंट्री की डिमांड क्यों की गई, सेकुलर कंट्री को क्यों माना गया, नेशन को क्यों बताया गया कि ये सेकुलर है। तो हमें पता था कि इंडिया जो है एक काफ़ी जो है एक रिलीजन का नहीं बल्कि मैनी रिलीजन्स का क्या है, घर है, कंट्री है। तो हमें पता था कि यहाँ पर एक रिलीजन नहीं रहता है, तो अगर हम यहाँ पर किसी एक को ऑफिशियल रिलीजन बना देंगे तो बाकी साथ नाइंसाफ़ी होगी दूसरों के साथ। इस वजह से दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो तो वो सेकुलर रिलीजन बनाया गया, सेकुलर हमारा कंट्री बनाया गया। और इसी वजह से यही इसका फ़ायदा है कि सेकुलर जो हमारा अगर कंट्री है कोई भी, तो वहाँ पर एडवांटेजेस क्या है कि सारे जितने भी रिलीजन्स हैं सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सबको ये हक दिया जाता है कि वो अपने फेथ पर, अपने बिलीफ पर जा सकें और अपने हिसाब से जो भी रिलीजन चाहें वो फॉलो कर सकें।
तो इसका आंसर पेज नंबर 88 पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पेज नंबर 88 पर है, इसका आंसर पेज नंबर 88 पर है, आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ। देखिए पेज नंबर 88 खोलिए, वहाँ पर बताते हैं हम। पेज नंबर 88 यहाँ पर टॉप पर आइए, देखिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडिया वॉज अ मेड अ सेकुलर कंट्री, इन अ सेकुलर स्टेट देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये फ़ायदा बता रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर ऑफ पीपल, रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लाइफ एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड एज अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। द गवर्नमेंट ओनली इंटरफेयर्स इन रिलीजियस मैटर व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ये हो गया आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये तो हमने कट करवा दिया, ये हो गया हमारा पेज 88 पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द नीड फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर SC/STs इन लेजिस्लेचर इन अ गवर्नमेंट जॉब। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब या लेजिस्लेचर के अंदर क्या फ़ायदा था शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के। तो मैंने बताया था फ़ायदा क्या हुआ या ज़रूरत क्यों थी। तो ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो लोग बहुत पीछे थे, क्या बहुत ज़्यादा पीछे थे। तो यहाँ पर है अ प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर इन अ गवर्नमेंट जॉब्स वाज मेड फॉर पीपल फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। द रिजर्वेशन वाज गिवन सो दैट दे कुड गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू कम इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी एंड कुड इम्प्रूव देयर लॉट। मतलब वो अपने आप को ज़्यादातर बेहतर कर पाएँ और वो जो है मेन स्ट्रीम में आ पाएँ सोसाइटी के, और इम्प्रूव कर पाएँ अपने आप को, वो बेहतर बना पाएँ। तो ये क्या हो गया आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ। यहाँ से आप प्रोविजन से लेकर पूरा देयर लॉट तक, ठीक है। आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ, पेज नंबर 87। तो यहाँ पर हम पेज नंबर 87 लिख देते हैं, पेज नंबर 87। यहाँ पर आप पेज नंबर 87 मेंशन कर दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिवाइस सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस। ये कह रहे हैं किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने पावर को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में सेपरेट किया। तो इसका भी आंसर बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा होगा, चलिए दिखा देते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो कटवा देंगे, वरना इसे करा देंगे। तो आंसर नंबर 4 पीछे इसका देखिए, हम बताते हैं इसका आंसर कहाँ है। इसका पेज नंबर ओपन करिए 87, पेज नंबर 87। डिवीजन ऑफ पावर क्या हुआ था, इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री इन टर्म ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पर प्यूपिल उसके बाद नेक्स्ट पेज पर प्यूपिल favored a very strong central government so that a diverse country like India could be held together and could be take to the path of socio-economic progress. There were many others who believed that the provinces should have more power so that every provincial government could focus on its development. ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से समझ लिए। ये पूछ रहे हैं किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पावर का सेपरेशन किया था अलग अलग सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में किस तरीके से पावर को सेपरेट किया था, ठीक है। किस तरह से सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में पावर को सेपरेट किया था। तो वापस आइए इसी पे। फिर यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने यहाँ तक बता दिया, आफ्टर मैनी राउंड्स ऑफ डिलिब्रेशंस अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रल पावर एंड द पावर वॉज इवॉल्व, बिटवीन सेंट्रल पावर एंड द स्टेट पावर वॉज इवॉल्व। इसमें 3 लिस्ट थी, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंस लिस्ट। तो यहाँ तक पूरा आपको लिखना पड़ेगा, बड़ा है आंसर मगर लिखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, पीछे वाली लाइन से पूरा यहाँ से लिखना है, इंडिया से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री से लेकर पूरा ये। आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर है 4, आंसर नंबर है 4। एक्सरसाइज कौन सी है, एफ। यहाँ से इंडिया से लेकर प्यूपिल तक। फिर उसके बाद 88 पर आइए, नेक्स्ट पेज 88। ये पूरा लेना पड़ेगा आपको, इसमें कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये सारी लाइन लेनी है यहाँ तक, ठीक है। आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ, ठीक है। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ यहाँ तक, कॉन्करेंट लिस्ट तक, पीछे से कॉन्करेंट लिस्ट तक, पेज नंबर 87 और 88 पर है इसका आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन के आगे यहाँ पर पेज नंबर लिख देता हूँ। तो ये कहाँ पर है, ये वाला है हमारा पेज नंबर 87 और 88 पर, पेज नंबर 87 और 88 पर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए, मैंने मार्क करा दिए हैं यहाँ पर। अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड, क्या लिखेंगे, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। आपको यहाँ पर एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर लिख लिए एनुअल कोर्स कंप्लीटेड। और उसके बाद चलिए कंटेंट पे। तो कंटेंट पे आइए इसके बाद, और देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है।
देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस क्या है। हिस्ट्री में हमने पार्ट 14 पहले पढ़ाया था, आज पढ़ाया है पार्ट 15, जो कि हमारा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारी दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, बस हमारी ज्योग्राफी का एक चैप्टर और सिविक्स का एक चैप्टर बाकी रह गया है। इसमें कौन सा है? चैप्टर 6, इसमें कौन सा है? चैप्टर 9, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। जितना हमने आपको कराया है उसे अच्छे से कर लिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।